साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में जो रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें यहाँ पर हमने कवर किया है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पहला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि मुझे खालिस्तान दिया गया है कि आप मेरे मनोभावों को समझ सकें। इस प्रश्न को पहले ध्यान समझिएगा। जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको लगता है कि सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपके यहाँ पर बुद्धि और विवेक का यहाँ पर परिचय लिया जाता है कि आप कौन से सही वर्ड को यहाँ पर फिट करें ताकि सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाए। तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें कि मुझे है यहाँ पर कि आप मेरे मनोभावों को ना समझ सकें। देखिए जब मन के भावों को नहीं समझ सके तो उसके लिए याद रखिए शोक नहीं होता है। और देखिए अगर हम कहें यहाँ पर कि मन के भावों को नहीं समझ सके, कोई व्यक्ति किसी के मन को भावों को अगर नहीं समझ पाता तो उससे दर्द नहीं होता है, अभी ये भी फिट नहीं बैठेगा। भैया दुख भी नहीं, दुख तो देखो कोई घटना हुई तो दुख होता है, तो भैया इसके लिए याद रखिए खेद प्रकट किया जाता है। ठीक है, जैसे मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभावों को ना समझ सके। अगर याद रखिएगा कि अगर ऐसा प्रश्न आता है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखना है चारों विकल्प में से कि सबसे सुटेबल कौन सा विकल्प है जिसको हम यहाँ पर रख दें कि सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाए। तो इसमें सबसे सुटेबल आपको क्या लग रहा है कि मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभावों को नहीं समझ सके। इस बात का मुझे क्या है, खेद है कि आप मेरे मन के भावों को नहीं समझ सके। ठीक है, चलिए अगला देखें। वो सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए जो बच्चे कमेंट करें ए बी सी डी ऐसे बता सकते हैं मुझे। चलिए कुछ बच्चे बता रहे हैं वर्तमान संदर्भ में। तो देखिए वर्तमान संदर्भ यहां सही नहीं होगा, वर्तमान व्यवस्था बोलेंगे हम। वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। वर्तमान में जो भी अगर हम व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें देखें महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है कि नहीं है, बिल्कुल है। वर्तमान में जितनी भी अगर हम बात करें, वर्तमान में सरकार की कोई योजना है, वर्तमान में सरकार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें आज भी हम महात्मा गांधी के विचारों को महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं। भी अगर कोई भी हम फंक्शन आयोजन करते हैं, 15 अगस्त आयोजन करते हैं या फिर 26 जनवरी आयोजन करते हैं, तो आज भी हम महात्मा गांधी की विचारों को महत्व देते हैं। तो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं आयोजित होती हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। इसलिए जो सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि तीसरा यहाँ प्रश्न दिया गया है, जिसे उचित उत्तर सूझ सके वह क्या कहलाता है। जिसे उचित उत्तर जो है सूझ सके वो क्या कहलाता है। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है। आशु कवि, प्रतिभाशाली, प्रज्ञावान या प्रत्युत्पन्नमति। तो अगर इसका सही आंसर की हम बात करें तो देखिए सही इसका आंसर है बी वाला। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसे सही उत्तर समझ जाए, उसके माइंड में सही उत्तर एकाएक क्लिक कर जाए, आ जाए, पता चल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जिसे सही उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति। नोट कर लीजिए इसे भी, ये एक नया वर्ड आपको देखने को मिला है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि सच्चा सुख बाहर से नहीं बल्कि यहाँ पर देखिए बाजू, नीचे, ऊपर, अंदर। तो यहाँ पर याद रखिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्या, हाँ काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया है, तो इसका आंसर डी वाला एकदम सही है कि भैया सच्चा सुख बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलता है। अगर व्यक्ति को खुश रहना है तो भैया उसको कोई व्यक्ति खुश नहीं रख सकता, वो अंदर से यदि खुश रहेगा तो अपने आप उसे खुशी मिलेगी। तो सच्चा सुख बाहर से नहीं बल्कि अंदर या भीतर शब्द होता तो भी सही होता, अंदर से मिलता है, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई बात नहीं, आप क्रम अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया कुछ बच्चों ने। जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं अतुलनीय। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। आप नोट भी करते जाइएगा साथ साथ। जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं अतुलनीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जब श्रमिक को उसका उचित वेतन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, अधिकार मिलेगा, या यहाँ पे जो भी आप क्या भर दें कि सेंटेंस सही हो जाए। जब श्रमिक को उसका उचित मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी। तो उचित क्या मिलेगा, चारों ऑप्शन में से यहाँ पर देखिए, आप बताइए कि क्या मिलेगा सही। हाँ काफी बच्चों ने अच्छा कमेंट किया है, गुड। कई बच्चे चौथा ऑप्शन बता रहे हैं, कई तीसरा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप सब लोगों का जवाब एकदम सही। इसका जो सही आंसर है वो है अधिकार। देखिए जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा, धर्म मिलेगा नहीं, संपत्ति मिलेगी नहीं, नीति नहीं, जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में क्या होगी, सुख संपत्ति स्थापित होगी।
चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि मित्र के चुनाव की, अब यहाँ पर उपयुक्तता, सार्थकता, औपचारिकता, उपयोगिता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। यहाँ खालिस्तान में देखिए कि चारों विकल्प में से कौन सा आंसर सही होगा। मित्र की औपचारिकता सही होगा कि मित्र की यहाँ उपयुक्तता होगा, उपयोगिता होगा या सार्थकता होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया कुछ बच्चों ने। इसका सही आंसर डी वाला होगा। देखिए, मित्र के चुनाव की सार्थकता पर ही जीवन की सफलता निर्भर करती है। सिंपल सा मीनिंग इसका यह है कि यदि मित्र आप जीवन में चुनते हैं तो मित्र कोई सेंस होना चाहिए उसका मित्र का, कि भैया पता चले सार्थक मित्र होना चाहिए। अगर कोई उसका अर्थ होना चाहिए, पता चला आप ऐसे मित्र को बना लीजिए जिनका जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, ना तो वो आपका समय पे गाइड कर पा रहे हैं, ना कि आपकी मदद कर पा रहे हैं, ऐसे मित्र से होने से अच्छा है कि वो ना हो। तो भैया कभी भी मित्र जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक, तो याद रखिएगा आपको उसी प्रकार के मित्र आपको आकर्षित करेंगे जिस प्रकार का आपका स्वभाव होगा। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आपको पढ़ने वाले मित्र आप आराम से मिल जाएंगे, वही बच्चे आपको आकर्षित होंगे। यदि आप मस्ती करने वाले बच्चे होंगे तो मस्ती करने वाले आपको आकर्षित करेंगे। यदि आप घूमने फिरने वाले होंगे तो घूमने फिरने वाले आपको आकर्षित करेंगे। यदि आप नशा आदि के शिकार होंगे तो आपको नशा वाले बंदे मिल जाएंगे। ठीक है, आप गुटखा खाने वाले होंगे तो गुटखा खाने वाले दोस्त एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं तुरंत। तो मेरे भाई बहन, जैसा आप होंगे वैसे लोग आपको आकर्षित करते हैं। यदि आपको किसी अच्छे मित्र की तलाश है तो पहले आप भी अच्छे बन जाइए। आइए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है। क्या नहीं है? विधान नहीं है, रुझान नहीं है, अवसर नहीं है, स्थान नहीं है। क्या इसका सही आंसर होगा? आप लोग कमेंट करिए। गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है काफी बच्चों ने कि भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है। तो याद रखिए कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? इसका आंसर सही बच्चे बताइएगा। हाँ जल्दी कमेंट करें जल्दी। गुड, काफी बच्चों ने कमेंट किया है। कई बच्चे ए बता रहे हैं, कई बच्चे बी बता रहे हैं और कई बच्चे तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चों का कमेंट आए हैं। चलिए देखते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला। देखिए, आपने सुना होगा सांप्रदायिक दंगे, शब्द सुना होगा सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? अभिशाप है। अभिशाप है, इसका मतलब समझिए क्या है। सांप्रदायिकता मतलब होता है एक प्रकार से सांप्रदायिक दंगे। आपने सुना हो, सांप्रदायिक मतलब एक व्यक्ति, एक वर्ग विशेष। अगर हम पूरे देश को एक करना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। यदि हम गुट में, टुकड़ों में, आधे में बटे रहेंगे तो हम कभी भी, हमारे अंदर एकता की भावना नहीं आएगी। तो कहने का मतलब सांप्रदायिक मतलब होता है एक विशेष समाज का वर्ग बना लेना। जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ आपने देखा होगा कि ये अलग संगठन बना हुआ है, ये अलग संगठन बना हुआ है, ये अलग संगठन बना हुआ है। जाति विशेष को लेकर आप देखें वो कुछ समुदाय बन जाते हैं। तो हम जाति विशेष को एक दूसरे को लेकर फिर हम एक दूसरे को क्या करते हैं? आलोचनाएं करते हैं। तो अगर हम कभी भी जातिवाद में, संगठनवाद में, आपस में टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे तो कभी हमारे अंदर एकता की भावना नहीं आएगी। यदि हमें अपने अंदर एकता की भावना लानी होगी तो भैया ये सब चीजों से दूर होना होगा। जैसे हम कहते हैं, कई लोगों को आपने सुना होगा, अरे तुम तो महाराष्ट्र के हो, तुम तो उत्तर प्रदेश के हो, तुम तो बिहार के हो, तुम तो ये यहाँ के हो, तुम एसटी के हो, तुम ओबीसी के हो, तुम जनरल के हो, तुम ये। हम लोगों ने ये जब तक भावना खत्म नहीं होगी, अगर कोई आपसे पूछे आप कौन है तो आप ये ना कहें कि हम महाराष्ट्र के हैं, हम उत्तर प्रदेश के, हम बिहार, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। आपने देखा होगा कि खान सर की एक वीडियो काफी वायरल हुई जिसमें खान सर की जाति को लेकर काफी काफी प्रश्न पूछे गए कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है। तो उन्होंने उन्होंने सिंपल, बहुत अच्छा उनका जवाब मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय हूं। और शायद हमें एक दूसरे को जाति धर्म से सब से उतना मतलब नहीं होना चाहिए। ये जानना चाहिए कि ये भारत का है, हम सब भारतीय हैं। जब हम सब एक ऐसा फील करेंगे कि हम भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश कोई अलग नहीं है, बिहार कोई अलग नहीं है, महाराष्ट्र कोई अलग नहीं है, सभी अलग अलग अगर हम देखेंगे कि सब अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं तो शायद हमारे अंदर एकता की भावना नहीं आएगी। हमारे यहाँ कोई बगल में अगर पढ़ रहा होता है तो हम कहते हैं भैया अरे तुम तो महाराष्ट्र से आए हो, हमारे देश के, तो हमारे राज्य के थोड़ी ना हो। अरे तुम्हारे राज्य का नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे देश का तो है। तो इसको कभी भेदभाव मत करिए। हम ये मानते हैं कि हम सब भारतीय हैं। जब हमारे अंदर भावना आ जाएगी उस दिन हमारे अंदर क्या होगी? राष्ट्रीय एकता की भावना आएगी। पूरे भारत देश में अगर देखा जाए कि पूरे भारत देश में हम देखते हैं, हमको एक चीज, राष्ट्रगान हमारा एक है, राष्ट्रगीत हमारा एक है। तो हम भैया हम सब फिर मतलब संप्रदाय में क्यों बटे हुए हैं कि हम अलग संप्रदाय के, हम अलग संप्रदाय के? हम सब बस एक ही हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। ये भावना होगी तो हम, हमारी ये राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी होगी। तो सांप्रदायिकता क्या है? ये राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि भारत के सांस्कृतिक
उत्कर्ष का आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है, क्या किया जाता है, ये प्रश्न आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं, सही बच्चे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या है। हाँ, काफी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। देखिए आज भी अवलोकन किया जाता है, ये सही होगा। देखिए कैसे, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का मतलब सांस्कृतिक जो भी आप चीज देखें, जो भी सांस्कृतिक चीजें होती हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी उसका अवलोकन किया जाता है। आप सिंपल से समझिए कि जब आप किसी जगह पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप सांची के स्तूप में गए जो कि रायसेन में है और विश्व धरोहर में शामिल है। जब आप सांची के स्तूप में देखने जाते हैं तो वहां की चीजों के आप बारे में अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यार ये चीजें बनी कैसे थी, ये पुराने समय में चीजें बनी कैसी होंगी। तो भैया याद रखिए, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष क्या आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों के सॉरी आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में अवलोकन किया जाता है। मतलब हम चीजें जानना चाहते हैं कि भाई ये सांस्कृतिक चीजें ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। आप एक राज्य से जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां की चीजों को, संस्कृति को देखकर आप अवलोकन करते हैं कि भाई यहाँ अलग कैसे। जैसे आप ये गुजरात चले जाइए, गुजरात में क्या होता है, गरबा होता है, गरबा काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। पंजाब में चले जाइए, भांगड़ा और गिद्दा होता है। तो उन चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, और उसी चीजों को अच्छी लगती है चीजों को तो हम ग्रहण भी करते हैं, और वो चीज अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने देश में भी हम इस चीज को करने लगते हैं। तो भैया यहाँ पे सबसे जो उचित होगा वो ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के क्या आचरण, दृष्टिकोण, चरित्र या स्वभाव को देखकर किया जा सकता है। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सबसे सही है, आप सभी कमेंट करके बताएं। चलिए काफी बच्चों ने इसमें कमेंट आने लगे हैं, बहुत शानदार, काफी बच्चों के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने जवाब कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आंसर बी वाला। देखिए किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जाता है, बिल्कुल सही है। देखिए हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, क्या कही जाती है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। जहां पर भी नारी का सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। और याद रखिए जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां वाकई देवता निवास करते हैं, वहां कभी भी दुख नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि घर की शोभा बढ़ाने वाली जो होती है वो नारी ही होती है। तो किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के जो आचरण होते हैं उसी से ही देखकर किया जा सकता है। तो इसमें सही क्या होगा, इसमें सही जो आंसर है वो आंसर बी वाला एकदम सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है, वह क्या है, संस्तुत्य है, स्तुत्य है, अनुशंसनीय है और प्रशंसनीय है। तो इसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है हम सबके लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया काफी बच्चों ने, बहुत अच्छा। इसमें काफी बच्चों के आंसर आए हैं, काफी बॉयज, काफी गर्ल्स, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। वो सब क्या है, प्रशंसनीय है। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वो सब क्या है, वो प्रशंसनीय है। बिल्कुल सही है कि उद्योग लगातार डेवलप होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि आप समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1600 ईस्वी में क्या हुई, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। हमारे यहाँ क्या था, पूरा अंग्रेजों का कब्जा था सर। पूरे में देखा जाए तो सिर्फ अंग्रेजों का ही पूरा वर्चस्व था, अंग्रेजों ने ही कंपनी खोल रखी थी। आज हमारे भारतीयों ने भी देखिए आप कंपनी स्थापित की है। तो हम कहें कि जिस तरह से भारत में उद्योगों ने गति से विकास किया है वो क्या है, प्रकार से वो प्रशंसनीय है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो आंसर डी वाला एकदम सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या हैं। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या हैं। यहाँ पर चार विकल्प दिया गया है, निशान है, प्रतिनिधि है, प्रतीक है या घोतक है। चारों विकल्प में से कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल काफी बच्चे यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही है, इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी वाला। आंसर सी वाला। देखिए खुदाई में मिले अवशेष यानी जो भी हमने खुदाई में मिला, जो हमारी संस्कृति से, हमारी धरोहर से जो जुड़े हुए हैं, जो खुदाई में मिले हैं, वो अवशेष जो है हमारी परंपराओं के क्या है, प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा कहीं खुदाई हुई तो कुछ मूर्ति मिली, कहीं खुदाई हुई तो कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे हम सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाते हैं या फिर हमारी पुरानी संस्कृति का पता लगाते हैं। तो ये सब क्या है कि भाई ये प्रतीक है, प्रतीक है कि भाई हमारे पुराने समय से ये चीज ऐसी चली आ रही है। तो इसमें सबसे जो सही होगा आंसर वो आंसर सी वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है 16वां की शिक्षा संस्थाओं में
शिक्षा संस्थाओं में खालिस्तान दिया गया है कि समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 4 यहां पर दिया गया है शब्द, चारों में आपको बताना है कौन सा सही होगा। लगाइए सही बच्चे, जल्दी जल्दी लगाइए भैया। काफी बच्चे इसमें आंसर सी वाला बता रहे हैं, काफी बच्चे डी वाले बता रहे हैं। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो आंसर सी वाला सही है। अब आपको बताते हैं कैसे। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर डी वाला सही है, लेकिन आपको बताते हैं कैसे सही है। देखिए शिक्षा संस्थाओं में भैया काला धन और शिक्षा का तो कोई यहाँ पर रोल ही नहीं है। ठीक है, शिक्षा और यहाँ पर देखा जाए भैया तो भैया यहाँ पर ये कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई सेट ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। भैया शिक्षा संस्थाओं में आतंकवाद, भैया आतंकवाद और शिक्षा से कोई हम यहाँ पर लिंक नहीं कर सकते, ये भी गलत होगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं में अगर देखा जाए जनसंख्या या अनुशासन की समस्या राष्ट्रव्यापी। देखिए अनुशासन की शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन की समस्या नहीं होती सर। शिक्षा संस्थाओं में तो हम देखें अनुशासन तो कूट कूट कर सिखाया जाता है हमें। शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन की समस्या नहीं है, अनुशासन तो वहां सिखाया जाता है, तो अनुशासन वहां समस्या कैसे होगी? लेकिन जनसंख्या की जो समस्या है ये जरूर राष्ट्रव्यापी बन गई है। आप देखिए मान लीजिए पहले गांव में एक स्कूल होता था सर, पहले गांव में एक स्कूल होता था तो वहां जनसंख्या कम होती थी तो आराम से वहां पर पूरे बच्चे पढ़ लेते थे। आज एक गांव में एक स्कूल कम पड़ जाता है। अगर एक गांव में एक स्कूल है तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, कम पड़ जा रहा है। तो आज देखें कहीं कई गांव ऐसे हैं जहां दो दो स्कूल है, तब भी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां टीचर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। वहां आपने देखा होगा कि इतने स्कूल होने के बावजूद भी बच्चों को सही टीचर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो सर इन सब का कारण क्या है? जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पर उतने टीचर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कई स्कूल में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, पता चला वहां पे स्कूल इतने कम है और वहां टीचर उतने उपलब्ध नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जनसंख्या जो है वो लगातार कहीं ना कहीं हर चीज के लिए समस्या बनती जा रही है। अगर हम देखें महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार, चीजें आज भी उतनी हैं लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं तो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो शिक्षा भी अगर हम बात करें भैया, लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उतने हम संसाधन विकसित नहीं हो पा रहे हैं, उतने स्कूल डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उतने टीचर्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो जनसंख्या जो है वो क्या हो रही है, एक प्रकार से वो समस्या बनती जा रही है। और ये केवल राज्य के लिए नहीं, गांव के लिए नहीं, बल्कि एक राष्ट्र में भी देखें एक समस्या के रूप में विकसित हुई है। इसलिए इसका आंसर सी वाला सही होगा। एक आपने कहावत सुनी होगी, शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो भी पिएगा वो ललकारेगा। अपने संविधान में ये पंक्ति पढ़ी होगी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ललकारेगा। इसलिए मेरे भाई बहन अपने भाई बहन को सबको क्या बनाइए, शिक्षित बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो भी पिएगा वो ललकारेगा। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप सबको क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा सर। क्योंकि आपको याद है कि भैया शिक्षित होने हुए बगैर ही हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। अगर हम सबको बढ़ना है आगे तो हम सबको क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, अभिनव परीक्षा में प्रथम आने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है? खून पसीना एक कर रहा है, खाक छानना कर रहा है, दौड़ धूप करना कर रहा है, जान पर खेलना कर रहा है। क्या इसमें सही होगा? इसमें आपको आंसर बताना है। बिल्कुल सही दिया बच्चों ने जवाब कि अभिनव परीक्षा में प्रथम आने के लिए, याद रखिए वो खून पसीना एक कर रहा है। अभिनव परीक्षा में प्रथम आने के लिए खाक छानना कर रहा है। देखिए सेंटेंस अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पर देखिए खालिस्तान में सुटेबल ही नहीं है कि अभिनव परीक्षा में प्रथम आने के लिए खाक छानना कर रहा है, बिल्कुल गलत है। अब अगर मान लो इस सेंटेंस को हम यहाँ पर जोड़ें तो देखिए दौड़ धूप करना कर रहा है, सेंटेंस फिट ही नहीं बैठ रहा बोलने पर। अगला देखिए जान पर खेलना कर रहा है, ये भी देखिए फिट नहीं बैठ रहा है। तो अभिनव परीक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर रहा है। खून पसीना एक करने का मतलब है कि कड़ी मेहनत करना। अगर आपको भी सफल होना है मेरे भाई बहन तो आप याद रखिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए आगे हम बढ़ते हैं कि घर का ताला टूटा देखकर, घर का ताला टूटा देखकर खालिस्तान गई, वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्तता मुहावरा कौन सा है, सही कौन सा होगा भैया? चलिए काफी बच्चों ने सही जवाब
दिया है भैया, घर का ताला टूटा देखकर पीला पड़ना गई। अगर इस सेंटेंस को आप रख के देखिए, पीला पड़ना गई सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। पसीना पसीना होना गई सेंटेंस कहीं सही नहीं बैठ रहा है। सफेद पड़ना गई बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। ये सब बातें अगर हम देखें कि घर का ताला टूटा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। पैरों तले जमीन खिसक जाना, पैरों तले जमीन खिसक जाने का क्या मुहावरे का अर्थ होता है? बताएं बच्चे सभी जल्दी से कमेंट करके। पैरों तले जमीन खिसक जाना, बहुत ज्यादा आश्चर्य पड़ जाना है भाई कि ये तो क्या हो गया, आश्चर्य हो जाना एकदम कि भी कि भैया घर का ताला टूट गया, इस चीज को देखकर बहुत अचंभित हो गए बहुत, तो भैया पैरों तले क्या हो गई, जमीन खिसक गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रिक्त स्थान की, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि चमड़ी जाए पर क्या नहीं जाए, इज्जत ना जाए, पैसा ना जाए, पगड़ी ना जाए, दमड़ी ना जाए। हाँ, अब देखिए कई बच्चे सोचेंगे सर कि सर हमको कैसे पता चले जाए कि चमड़ी जाए पर पैसा ना जाए, इज्जत ना जाए, पगड़ी ना जाए, दमड़ी ना जाए, हम कैसे पता करें? एग्जाम ओनर जो है हर कुछ पूछ लेता है कि भैया चमड़ी जाए दमड़ी नहीं जाए, अब हमको कैसे पता चलेगा दमड़ी आएगा, पगड़ी आएगा, पैसा आएगा, इज्जत आएगा? तो मेरे भाई बहन इन सब के लिए पढ़ना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। कि आप देखिए एग्जामिनर जो पूछता है उसके पीछे कारण ये रहता है कि आप इसी समाज में रह रहे हैं, तो आपको ये चीजें पता है कि नहीं पता है। अगर आप पता चले कि किसी गांव देहात में आपकी नौकरी लग गई, वहां के लोग मुहावरा प्रयोग कर रहे हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, आप अजीब तरीके से खड़े होकर उनको देख रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो लोग, तो मेरे भाई बहन आप ये सब चीजें बोलचाल की भाषा में अक्सर यूज होती हैं, तो ये चीजें हमें पता करना होगा, और पता नहीं करना हो तो इसके लिए मुहावरे की पूरी लिस्ट आप पढ़ते जाइए, पढ़ते पढ़ते वो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो चमड़ी जाए पर क्या नहीं जाए, तो याद रखिए दमड़ी ना जाए, ये कहावत होती है सही, इसलिए आंसर डी वाला सही होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला यहाँ प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवन की सबसे बड़ी नियति, विपत्ति, त्रासदी, विवंडना या क्या है, विवंडना क्या है? इसमें उपयुक्त वाक्य में आपको भरना है कि कौन सा इसमें सही होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है काफी बच्चों ने कि सबसे बड़ी विडंबना जो है वो ये है, देखिए जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। सर जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। इस चीज को पहले समझिए थोड़ा सा, यानी योग्य व्यक्ति के योग्य होने के बावजूद भी उसको वो चीज नहीं मिलना जिसके वह योग्य है, ये सबसे बड़ी क्या है, विडंबना है। जैसे अगर हम बात करें, मेरे यहाँ काफी छात्र, काफी मेरे भाई बहन अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, काफी योग्य भी हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो एक प्रकार से विडंबना है कि नहीं? ये सरकार की कहीं ना कहीं हम बात करें जो रूल्स रेगुलेशन जो बना रखे हैं, वैकेंसी निकालना नहीं निकालना, और समय समय पर एग्जाम नहीं कराना, बच्चे को योग्यता के अनुरूप उसको कार्य ना दे, उसको जॉब ना देना, तो मेरे भाई बहन ये सबसे बड़ी क्या है, विडंबना है कि व्यक्ति योग्य है फिर भी उसको योग्यता के अनुरूप चीजें नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ सबसे सुटेबल क्या होगा, वो होगा विडंबना, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है? देखिए एक बच्चा कमेंट करके बता रहा है कि श्रद्धा मेरी बहन है। नहीं, श्रद्धा आपकी दोस्त है, क्लासमेट है, नहीं वो वाली श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं हम। चलिए नहीं श्रद्धा कपूर है, नहीं वो भी नहीं, श्रद्धा कपूर भी नहीं बात कर रहे हैं हम। चलिए यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पर 21वां, जाने दीजिए, क्रम आप सही कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही होगा कि जागरण है। प्रेम क्या है, स्वप्न है, तो श्रद्धा क्या है, जागरण है। यहाँ आवरण है, तंद्रा है, समाधि है, इनमें कोई भी सेंटेंस फिट नहीं बैठ रहा है, एकदम सबसे सुटेबल जो प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन है, प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है, जागरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया, गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है धर्म और किस पर आधारित है, आपको यह बताना है। चलिए आंसर कमेंट करिए आप सब बच्चे, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ बिल्कुल, देखिए जहां पर भी गांधी जी की बात होगी वहां अहिंसा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कभी भी गांधी जी की भाषण की बात हो उसमें अहिंसा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे भाई बहन जहां जहां गांधी जी वहां वहां अहिंसा, जहां जहां गांधी जी वहां वहां अहिंसा। गांधी जी कहते थे अगर तुमको कोई गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा बढ़ा देना,
अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक चाटा मारे तो दूसरा बढ़ा देना, लेकिन आज के समय में शायद ऐसा नहीं है। अगर कोई एक चाटा मारेगा तो दूसरा वाला उसको 2 और बढ़ा के देगा। गाल नहीं बढ़ाएगा दूसरा, बल्कि 2 चाटे और बढ़ा के देगा। लेकिन गांधी जी जो थे वो हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। तो याद रखिए, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो आंसर डी वाला सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि खालिस्तान दिया गया दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, कौन सी दृष्टि है आपको बताना है। 24वां आपको प्रश्न बताइए सभी बच्चे कमेंट करके। थोड़ा सा 1 मिनट रुकेगा। हाँ सही है, 24वां प्रश्न आपको बताना है कि यहां पर खालिस्तान में क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो है धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार, अगर देखा जाए सुटेबल कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मनिरपेक्ष जो है वो क्या है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। हमें सबको एक दूसरे के धर्म का राज्य बनाता, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना खालिस्तान रूप में जागृत करता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा, ये सब बच्चों को आंसर देना है। बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों ने। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर डी वाला, स्वाभाविक। स्वाभाविक देखिए, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। जो लोकतंत्र है, देखिए अगर हम बात करें, हमारे यहाँ आज क्या है, प्रजा शासन चलता है। हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही सरकार को गिरा सकते हैं। अगर हम ही वोट देके हम सरकार को बनाते हैं, राजा अपने आप नहीं बन सकता, यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने आप नहीं बन सकते। इसमें सबका अहम योगदान होता है, किसका, जनता का। तो लोकतंत्र जो है वो राज्य बनता है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से क्या करता है, जागृत करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विकास के लिए आर्थिक क्या जरूरी होती है, आत्मनिर्भरता, बहुलता, विविधता या सक्षमता। चारों में से कौन सा सही आंसर है, सही बच्चे बताएं। हाँ बिल्कुल सही दिया आपने जवाब कि इसका जो सही है आंसर आत्मनिर्भरता। देखिए विकास के लिए जो आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। यदि हमें विकास करना है या आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं धन मायने रखता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए धन एक ऐसी चीज है सर, लगभग देखिए धन से सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता भी है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो विकास के लिए भी आर्थिक आत्मनिर्भरता क्या है, आवश्यक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह जिधर, खालिस्तान दिया है, जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा, इसमें सही क्या होगा ऑप्शन। चलिए भैया जल्दी बताएं सभी लोग। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी वाला, वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। देखो जिधर रुका, वह जिधर रुका लहरा उठा, जो जिधर रुका जीवन क्या हुआ, लहरा उठा, और जिधर झुका प्रेम उधर क्या होगा। देखिए एक बात कही जाती है, जरा समझिएगा ध्यान से। कहते हैं, क्या कहते हैं सब बच्चे जरा गौर सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को यदि आप समझ गए तो आप बहुत चीजें समझ जाएंगे। कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। मेरे भाई बहन गौर समझिए इस लाइन को, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए यहां प्रश्न दिया गया है कि वह जिधर क्या हुआ, जिधर रुका जीवन लहरा उठा, और जिधर झुका प्रेम क्या हुआ, बरस पड़ा। तो झुकने से क्या होता है, प्रेम बरस पड़ा का मतलब क्या हुआ, भाई जहां भी अकड़ दिखाओगे वहां प्रेम नहीं होगा, वहां प्रेम नहीं होगा। तो यहाँ पर जिधर रुक गया तो जीवन क्या हुआ, लहरा उठा, और जिधर वो झुका प्रेम क्या हुआ। भैया यहाँ मुड़ने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर ये पंक्ति में देखिए, आप सोचेंगे सर मुड़ा, जिधर मुड़े का सेंस नहीं है कि मुड़ना, और ये सब सेंस यहाँ पर नहीं होगा, कि रास्ते के सेंस नहीं है। यहाँ भाव प्रधान है, तो भाव से आपको निकालना। जिधर बहा, भाई यहाँ बहेगा कैसे, बहने का कोई सेंस। जिधर गया, तो गया शब्द भी आपको जिधर गया जीवन लहरा उठा, आपको सेंटेंस सही लग रहा है ना। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आपको वहां पगड़ी भी सही लग रहा था। तो ये चीजें कैसी आती हैं, प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ में आ जाता है कि यहाँ कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रूस में एक बार क्या हुई भैया, ये जरा बताएं आप। हाँ इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला आंसर, रूस में एक बार क्या हुई, रूस में एक बार क्रांति हुई, इसलिए ऑप्शन यहाँ सी वाला सही है। चलिए अगला
प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दूध जमाने पर दही के रूप में हो जाता है, क्या हो जाता है? हाँ चलिए इसका बताइएगा। दूध जमाने पर दही के रूप में परिणत हो जाता है, इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला सही है। बी वाला सही है, यानी परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक क्या है? चलिए अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। हाँ जल्दी बताइए भैया। जाति जो है सामाजिक स्तरीकरण की एक क्या है? एक मानकीय व्यवस्था है। देखिए जाति जो है सामाजिक स्तरीकरण का एक मानकीय व्यवस्था है। इसका मतलब समझिए भैया, जातिगत आधार पे हमने क्या कर लिया, स्तर को यदि हमने 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 जो माना है, मानकीकरण हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, वो हमने कैसे डिसाइड किया है? जाति के आधार पर। भैया अगर हम बात करें, जैसे आज भी हम देखें कि पहले वर्ग चलता था, आज हमने किस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है? SC ST OBC और जनरल की कैटेगरी में। अगर हम बात करें जाति सामाजिक स्तरीकरण, अगर हमने देखा भैया कि जो उच्च लेवल को उसको हमने किस में रख दिया? जनरल में रख दिया। उससे नीचे आ गए ओबीसी, उसके नीचे ST ST OBC, हमने कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो स्तर हमने डिसाइड किया, स्तर हमने क्या कर दिया? माना कैसे भैया? जाति जो सामाजिक स्तरीकरण का क्या है? मानकीय मतलब जो माना है, हमने डिसाइड किया गया है, वही क्या है? मानकीय व्यवस्था है। मानकीय मतलब जो हमने मान लिया है वो इस प्रकार की क्या है? जाति एक प्रकार की व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। माता को क्या? हाँ अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। माता को प्रणाम। देखिए माता को आप आशीर्वाद नहीं देंगे, माता को शुभाक्षा नहीं देंगे, माता को आप स्नेह नहीं देंगे, माता को क्या करते हैं भैया? प्रणाम। इसलिए आप देखिए ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा? ऑप्शन सी वाला चाहिए। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है। अगला है प्रश्न यहाँ पर, उन्होंने अपना यज्ञ भैया संपन्न किया, तो क्या किया ये आपको यहाँ बताना है। उन्होंने अपना यज्ञ हाँ यथा विधि संपन्न किया। यथा विधि मतलब पूरी विधि विधान से उन्होंने क्या किया? यज्ञ संपन्न किया, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ दिया है, मनुष्य को चाहिए कि वह व्यवहार से किसी को अपमानित ना करे, तो यहाँ बताइए क्या होगा? हाँ अपने। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने व्यवहार से किसी को अपमानित, निज व्यवहार और किसी व्यवहार, स्वयं व्यवहार, इसमें देखिए पढ़ने पे अपने आप क्लियर हो रहा है कि अपने व्यवहार से किसी को अपमानित ना करे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि उसने खालिस्तान अपना पक्ष सिद्ध किया। उसने यहाँ पर खालिस्तान में कौन सा सुटेबल वर्ड है? आप सभी कमेंट करके बताएं जल्दी से। हाँ उसने क्या किया भैया? उसने विधि पूर्वक नहीं, उसने दृढ़ता पूर्वक। देखिए अपना पक्ष सब सिद्ध करने की बात हो ना, जब अपनी बात को पूरी दृढ़ता पूर्वक रखेंगे तभी सिद्ध करने की बात हो। सिद्ध किया इसका मतलब बुद्धिपूर्वक, विधिपूर्वक, बलपूर्वक नहीं भैया, यहाँ पर दृढ़ता यानी बात को सिद्ध की करने की बात हो रही है, तो सिद्ध करने में क्या होगा? दृढ़ता चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चा रोते रोते बच्चा रोते रोते अपने आप चुप हो गया। बच्चा रोते रोते आप चुप हो गया, आपसे चुप हो गया, अपना चुप हो गया? नहीं, बच्चा रोते रोते अपने आप चुप हो गया। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ए वाला सही हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया, इसमें ऑप्शन में कौन सा सही होगा? गुड, बताएं। गुड, चलिए चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएं, जल्दी बताएं भैया, बाकी बच्चे कमेंट करके। हाँ इसका आंसर जो है वो डी वाला सही है। डी वाला, कि जो कोई इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। भैया जो कोई इस गुफा में गया वो समझ लो उसी गुफा में समा गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ जो कोई ज्यादा से, कौन इस गुफा में गया? देखिए सेंटेंस नहीं गया, कोई इस गुफा में, और जो अकेला लगाए तो ये अकेले में देखिए सुटेबल नहीं हो रहे हैं, तो जो कोई इस गुफा में गया वो काल कवलित हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, थोड़ा प्रश्न ऊपर नीचे हो गए हैं, क्रम आप सही कर लीजिएगा। कि मनुष्य यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या आएगा? खालिस्तान। जल्दी, मनुष्य के में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं कब? जल्दी बताइए भैया। इसका सही आंसर सी वाला होगा। देखिए मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी अच्छी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक तथा साथी होती हैं। यानी जब कभी भी व्यक्ति अकेला बैठा हो, जब कभी भी व्यक्ति क्या हो? अकेला बैठा हो, एकांत में बैठा हो, जब उसको लगे कि मेरा कोई साथी नहीं है, कोई मुझे मार्गदर्शक नहीं है, कोई मुझे प्रेरणा देने वाला नहीं है,
तो उस समय क्या करें, अगर वो अच्छी किताबें पढ़े तो वही उसे प्रेरणा का काम करेंगी, अच्छी किताबें पढ़े वही उसकी एक अच्छे मित्र के काम करेंगी, अगर अच्छी किताबें पढ़े तो मेरे भाई बहन वही उसका प्रेरक का काम करेंगी, मार्गदर्शक का काम करेंगी और वही साथी का काम करेंगी। इसलिए जो सही ऑप्शन है वो क्या है, एकांत में जब पुस्तकें उसकी क्या होती हैं, ये सभी चीजें होती हैं। इसमें सही सुटेबल आंसर कौन सा होगा, एकांत, यानी सी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने प्रश्न आपको बताए हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके आने वाले एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और आपके एग्जाम में यदि इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके एग्जाम में क्या इस प्रकार के प्रश्न आए थे। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा।